हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई के अंदर। हम कक्षा 8 के जो पहला पार्ट है फसल और प्रबंधन, उसके फसल किसे कहते हैं, फसलों के दो प्रकार कौन कौन से, उनके बारे में पढ़ा। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है बुआई के औजार कौन कौन से हैं, पारंपरिक विधि क्या है और आधुनिक विधि क्या है। यानी हमारी पारंपरिक यानी पहले से पूर्वजों के द्वारा किस साधनों का उपयोग किया जाता था और आज हम किस साधनों का उपयोग कर रहे हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपना पहली बात है कि परंपरागत सरो औजार कौन कौन से हैं। परंपरागत यानी पहले से चले आ रहे औजार कौन कौन से हैं। यानी परंपरागत औजार रूप से बीजों की बुआई के इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। यानी ये कीप के आकार का होता है जिसके अंदर हल के पीछे से हम इस प्रकार दाने डालते हैं और आगे बैलगाड़ी या ऊंट के माध्यम से ये काम होता था। और बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते थे। ये नुकीले सिरे से मिट्टी को भेदकर बीज की गहराई तक स्थापित कर दिए जाते थे। यानी इस प्रकार का एक कीप का आकार होता था, ये इस प्रकार का। और एक इस प्रकार यहाँ से नली रहती थी और अंत के अंदर इस प्रकार यहाँ से एक के अंदर से कम 2-3 यहाँ पर नुकीले स्रोत होते थे, जिससे वो दो जमीन के अंदर ये चीज अंत वाली हल के अंदर घुसती थी, जिससे यहाँ पर कोई बीज डालेगा आदमी तो यहाँ से अंत में यहाँ से जाके टकराएगा तो 2 बीज इसके अंदर, 2-4 बीज इसके अंदर चले जाएंगे। ये हमारे पूर्वज ऐसा काम करते थे। ये विधि आमतौर पर पशुओं और बैलों की सहायता से की जाती थी, जिसमें मुख्यतः क्या था, बैल था और उसके अलावा ऊंट के माध्यम से भी यह काम होता था। किसके पहले के टाइम के अंदर बुआई किससे करते थे, कीप से करते थे। यह चीज याद रखने वाली बात है। अब आज से आगे देखिएगा कि एक सीड ड्रिल यानी आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा, आपने देखा होगा, आपके आसपास देखा होगा, ट्रैक्टर के द्वारा काम होता है। जहां तक मैं समझता हूं लगभग जो पुरानी विधि थी उस विधि का उपयोग समाप्त हो चुका है। सभी किसका उपयोग कर रहे हैं, सीड ड्रिल का उपयोग कर रहे हैं, जो किसके द्वारा संचालित की जाती है, ट्रैक्टर के द्वारा संचालित की जाती है। इसके लाभ क्या है कि बीजों को समान दूरी तथा गहराई बनी रहती है। यानी बीजों को एक जितनी हम बुआई करना चाहते हैं उतनी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये मिट्टी की ऊपरी भूपरत है, मृदा है, तो इस मृदा के अंदर जैसे बीज जाएंगे तो जे बेलों से की जाती थी तो कभी कभार बीज यहाँ तक पहुंच जाता था, जिससे इस पौधे बीज के फसल के पौधे को क्या नहीं मिलते थे, उपयोग खनिज लवण नहीं मिलते थे, अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं वो भी नहीं मिलते थे। लेकिन इस सीड ड्रिल का उपयोग करने के पश्चात एक निश्चित दूरी सभी के बीज इतने तक ही आएंगे और एक समान मात्रा के अंदर चलते रहेंगे और बराबर दूरी के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक बीज यहाँ गिरा दूसरा यहाँ गिरा, नहीं, जहां तक सीड ड्रिल का जो साधन है जहां तक पहुंचेगा वहां तक रहेगा। समान दूरी रहेगी, गहराई भी एक समान होगी, जितना हम चाहे तो उतना कर सकते हैं। हाँ, यदि कल्टीवेटर को अंदर धसा दिया जाएगा तो अंदर धस जाएगा, अन्यथा ऐसा काम नहीं होता है, सारा हमारे कब्जे में होता है। लेकिन जब बेल चलते हैं तो कभी कभार तेज चलना शुरू कर देते हैं, जिससे वो अंदर चले जाते हैं या ऊपर की ओर रह जाते हैं। लेकिन अब सीड ड्रिल के आने के पश्चात ऐसा नहीं होता है। ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा क्या ली जाती है, ढक दी जाती है। पहले ऐसा हो ये नहीं था, लेकिन आज के टाइम में जैसे ही कल्टी चलाई या सीड ड्रिल का उपयोग किया, पीछे से मिट्टी आ जाती है जिससे बीज ढक जाता है। उसके बाद हमारे क्या कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, ताकि समय के अनुरूप बीज की जो उग जाता है और हमारी फसल शुरू हो जाती है। अब ढक दिया जाता है जिससे पक्षियों से भी बचाव होता है।
लेकिन पहले के टाइम में जिस प्रकार हलों से कार्य करते थे, उस टाइम कुछ जो बीज थे वो पक्षियाँ खा जाते थे, जिसको हम जितनी मात्रा में फसल चाहे उतनी हमें नहीं मिलती थी। अब सीड ड्रिल के माध्यम से क्या होता है, समय और श्रम की बचत होती है। किसकी बचत होती है? एक तो समय बचता है, मुख्यतः बात यह है टाइम बचता है, और हमारी खपत भी कम लगती है। क्या लगती है? हमारी खपत होती है वो न्यूनतम हो जाती है। इसका सीड ड्रिल के आने के पश्चात ये हमारा मुख्य लाभ है। अब देखते हैं आगे कि यदि हमने ये काम कर लिया, बीज की हमने बुआई कर ली, सीड ड्रिल के माध्यम से हमने बीजों की बुआई कर दी। बुआई करने के पश्चात उस बीजों को के क्या चाहिए? खाद चाहिए, या क्या चाहिए? उर्वरक चाहिए। यदि यह नहीं मिलेगा तो उचित मात्रा में जितना हम चाहते हैं, उत्पादन चाहते हैं, वो उत्पादन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो खाद और उर्वरक ये दो बात है। एक खाद, दूसरा उर्वरक। इस खाद और उर्वरक क्या होती है इसके बारे में हम बताते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। खाद जो गोबर होता है उनसे जो हमें अपने देसी अंदाज में करते हैं, उर्वरक का रासायनिक निर्माण करते हैं। अब ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये बोर्ड परीक्षा के अंदर हमेशा प्रश्न आता है। किसमें? बोर्ड परीक्षा के अंदर आता है, और पूछा जाता है खाद और उर्वरक में अंतर बताइए। और जब अंतर वाले प्रश्न आए, ये जैसे मैंने अभी सारणी बना के आपको पूर्णतः बताऊं, इसी तरह आपको भी बताना है कि खाद क्या होता, उर्वरक क्या होता है। अब बात आती है उर्वरक की। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। क्या है? जो फैक्ट्रियों के अंदर बनाया जाता है। उर्वरक का उपयोग कहाँ पर होता है? फैक्ट्रियों के अंदर होता है, और मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर मनुष्य काम करेंगे, जो भी रासायनिक पदार्थ आएंगे उनसे ये बनता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, यानी जितनी हम उत्पादन क्षमता चाहते हैं उतनी इस उर्वरक से नहीं मिलती है, और मिट्टी की उत्पादन न्यूनतम रहती, अधिकतम नहीं होती है। ये थोड़ा सा नुकसानदायक भी है, लेकिन खाद नुकसानदायक नहीं है। दूसरा है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। हाँ, लेकिन जब उर्वरक ज्यादा से ज्यादा डाला जाए तो इसके अंदर क्या होता है? पोषक तत्व नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, और पोटेशियम होता है, अधिक मात्रा में होता है। लेकिन यदि हम उर्वरक का उपयोग करें, खाद का उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो धीरे धीरे उर्वरक, जिसे एक खेत है कम से कम जैसे 4 बीघे की जमीन है, उसके अंदर यदि हम एक 25 किलो यदि यूरिया डाले, तो अगले साल इससे हमें अधिक डालनी पड़ेगी, यानी 26 किलो डालनी पड़ती है, क्योंकि जमीन को भी नशा होता है। यदि ये चीज नहीं होगी तो हम जितना, फिर वही बात होगी कि उत्पादन देगी नहीं। इसलिए ये है अच्छा, लेकिन भविष्य को देखते हुए यदि देखे तो ये थोड़ा हमें हानिकारक भी मिलता है, क्योंकि इनसे अनेक प्रकार के रोग होते भी है। ये अनेक प्रकार की गैसें छोड़ते हैं, जिससे पर्यावरण दूषित भी होता है। अब बात करते हैं खाद क्या होता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है, यानी पौधों के माध्यम से। किसके माध्यम से? पौधे होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, और वो पत्ते सड़ गल करके, या घटे नहीं, विघटन होकर, क्या होकर? विघटन होकर निर्माण किसका करते हैं? खाद का करते हैं। और गाय भैंस के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ थे, गोबर, उस गोबर के माध्यम से किसको प्राप्त किया जा सकता है? खाद को प्राप्त किया जा सकता है। खाद कहाँ बनाई जाती है? खेतों में बनाई जाती है। यानी खाद का निर्माण, पेड़ पौधे खेत के अंदर होंगे, उन पेड़ पौधों को उन पेड़ पौधों को हम क्या करेंगे? जो पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं वो सड़ के, गल के किसका निर्माण करेंगे? खाद का निर्माण करेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे। जैसे बारिश का पानी का, बारिश का पानी आएगा तो उसके अंदर सारे पत्ते एकदम गिर जाएंगे, और जिससे कुछ कीट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, किसान का मित्र। क्या? किसान का मित्र। किसान का मित्र का नाम क्या है? आप बताओगे मेरे को?
और याद कीजिए ये मैं आपको बताया था, किसान का मित्र है केंचुआ। क्या है? केंचुआ। ये जो होता है, खाद के अंदर जो पत्ते होते हैं उसको क्या करता है, एकदम सड़ के गला के और विघटन करके, यानी पहले वो पत्तों को खाता है, फिर वो अपघटित करता है, जिससे वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में हो जाता है, और उनके द्वारा खाद में, खेतों में क्या बनती है, खाद बनती है। अब खाद में ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, यानी जितना हम चाहते हैं उतना का उतना हमें उसमें मिलते हैं। यानी इसमें जितने खाद के जो फसल के लिए पोषक पदार्थ चाहिए, वो पूरे पूरे पोषक पदार्थ किस में होते हैं, इस खाद में होते हैं। किस में? खाद में होते हैं। अब खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी जितने पादप पोषक पदार्थ कौन कौन से, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये उर्वरक की तुलना में कम होते हैं। आप कहोगे कि सर ये कम हो गए तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कैसे होती है? ये पूर्ति कौन करता है? ह्यूमस करता है। इसकी पूर्णतः जो पोषक पदार्थ होते हैं इनकी करते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ये खाद ही सबसे बेस्ट है। हाँ, यदि उत्पादन क्षमता हमें चाहिए तो ये जरूर है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए काम किए। लंबे समय को देके, भविष्य के बारे में चिंता करके, हम यदि प्रकृति को संतुलित बनाए रखना चाहते हैं, प्रदूषित नहीं करना चाहते, तो वो क्या है? खाद है। अब आगे देखते हैं कि यदि हमने पोषक पदार्थ की बुआई कर दी, सीड ड्रिल के माध्यम से खाद दे दी, यदि हमने खाद दे दी, खाद देने के पश्चात पौधे को जल्द से जल्द क्या देना चाहिए? पानी देना चाहिए। यदि उस पौधे को पानी नहीं देंगे तो वह पौधा जलकर नष्ट हो जाएगा। पौधा जलकर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अब बात आती है, पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यानी निश्चित अंतराल पर खेत में को जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहता है। ऐसा नहीं है कि लगातार 5 दिन के अंदर पानी देते जाए, वो सिंचाई नहीं है। अब सिंचाई क्या होती है? तो निश्चित जितनी पौधों को क्या हो, आवश्यकता हो, पौधों को जितनी हमें पानी की मात्रा आवश्यक हो, उस आवश्यक पानी को पौधों में देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई की आवश्यकता हमेशा एक समान नहीं होती। सिंचाई का समय एवं बारंबारता निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है जैसे बाजरे की फसल हो तो उसको पानी कितना चाहिए, अलग चाहिए, गेहूं का हो तो उसको ज्यादा पानी चाहिए बाजरा की तुलना में। अब कितना पानी चाहिए वो फसलों के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे धान को पानी अधिक चाहिए, अर्थात गेहूं को पानी क्या चाहिए? अधिक चाहिए। अब मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? यदि मिट्टी रेतीली होगी तो जल्द से जल्द पौधों को क्या देना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा। और यदि चिकनी मिट्टी है तो कुछ समय अंतराल के बाद होता है। क्यों? मिट्टी के अंदर जो होता है, यदि चिकनी मिट्टी है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी सोखेगा नहीं और कुछ समय के लिए इकट्ठा रहेगा। और ऋतु और मौसम के आधार पर, यानी गर्मियों के अंदर अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी के अंदर जो पानी होता है वो पौधों को जल्द से जल्द देना होता है, अन्यथा पौधा नष्ट हो जाएगा। ये सिंचाई निर्भर करती है इन कारकों पर, फसल के प्रकार और मिट्टी की प्रकृति पर और ऋतु पर भी निर्भर करती है। अगला अपना है कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से है। अब सिंचाई के यदि मैं स्रोत की बात करूं तो पहले तो कुआ और जलकूप, ठीक है, यानी कुएं एवं जलकूप। भूमिगत जल को बाहर निकालकर खेतों तक पहुंचाना सिंचाई एक बहुत ही आसान और पारंपरिक तरीका है। कई सालों से ये काम किससे हो रहा है? कुएं और नलकूप के माध्यम से हो रहा है। अब बात आती है कि वर्षा हो गई तो हमारे पानी कहाँ मिल जाएगा? तालाब और झील में मिल जाएगा। कि वर्षा के जल को सिंचित करके आवश्यकता पड़ने पर आसपास खेतों में क्या कर देती? सिंचाई कर दी जाती है। जैसे कुएं और नलकूप के अंदर पानी बहुत गहरा होता है, और यदि हमको बारिश का समय तो तालाब में पानी है, तो उस तालाब या झील में पानी है
तो उसको हम सिंचित करके आवश्यकता अनुसार इकट्ठा करके उसको पानी दे सकते हैं। अब बात आती है नदियां, बांध और नहर। नदियों पर बांध बनाकर पानी रोका जाता है और नहरों के माध्यम से दूर दराज तक कृषि क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई ऐसे नदी बह रही है तो उस पानी को यहाँ पर एक बांध बना दिया जाएगा और इस बांध से यहाँ से अनेक प्रकार की दोनों दिशाओं के अंदर क्या करी जाएगी, नहर निकाली जाएगी। तो इन नहरों के माध्यम से भी आगे नहर जहां अधिकतम होती है, जैसे हमारे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर चलती है, नर्मदा नहर चलती है, वो नर्मदा नहर पानी को क्या करते हैं, यहाँ से आगे पानी जाता है और यहाँ से डिग्गी बनाकर यानी यहाँ से थोड़ा पानी इकट्ठा करके यहाँ मोटर लगाकर बाद में हम पानी दे सकते हैं, किनको, फसलों को दे सकते हैं। अब हमने पढ़ा था आज किसके बारे में, एक तो पढ़ा था कि फसलों की जो प्रकार कौन कौन से हैं, किन प्रकारों के माध्यम से करते हैं और कौन कौन से बुआई करते हैं औजारों के माध्यम से, पारंपरिक और आधुनिक। और सिंचाई क्या होता है, मुख्यतः आपको इस पाठ के अंदर याद रखना किसका, खाद और उर्वरक का, किसका, खाद और उर्वरक का, ये आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के अंदर 2 नंबर का आता है। इस पाठ के अंदर हम पढ़े, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम और पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।